हर सफल आदमी के पीछे जो है एक महिला का हाथ होता है। बिल्कुल। लाख परिस्थितियाँ बदली, शहर बदले, लोग बदले, चेहरे बदले, लेकिन मेरा शौक कभी बदल नहीं पाया। जब मैं छोटा था बनारस में, तो वहाँ पर जन्मदिन मनाया जाए, माँ की साड़ी का पर्दा बनाया करते थे और कुछ दोस्तों को लेकर नाटक कर देते शुरू कर देते थे। हम लोग 5 भाई और 3 बहन हैं। हमारी शादी हुई 79 में। हमारी पत्नी का नाम श्रीमती गीता दुबे है। 2 बच्चे हमारे हैं। बेटी का नाम शिवांगी है और बेटा हमारा शिवांग। कहीं कोने में भी अगर यार रहते हैं आज भी तो लोग ढूंढ लेते हैं। नहीं, मेरी आकाशवाणी में बड़ा ग्लैमरस दुनिया थी वहाँ की, लेकिन कभी हम बहके नहीं। बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता। लोगों की फरमाइश तो आप पूरा करते थे। आपको अपनी पसंद का गीत सुनना अगर मन करता रहा? जी, ख्याल बहुत अच्छा है और अपनी पसंद की गाने हम दिया करते थे। उमेश जी, आपके अंदर ये क्षमता भी है कि आप दिल की बात जान लेते हैं। तो उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाए हूँ मुँह धो लो। ये गाना तो, ये कविता तो ऐसी है जो बचपन में हमने पढ़ी और शायद आपने पढ़ी होगी। जिसमें आपकी खुशी है उसी में मेरी खुशी है। मुझे अपने जीवन में सबका स्नेह मिला। हमने तो आपकी जो गंभीरता है, आपकी आवाज़ की गंभीरता हमने सीखा। होली में मस्ती का मूड वक्त तो मस्ती करते थे हम। और लिसनर उमेश जी तब तक आपको अपना नहीं मानेगा जब तक आप उसको अपनेपन का महसूस एहसास नहीं दिलाएंगे करते थे। उमेश जी, आपकी भी चिट्ठियाँ कई बार आई। बिल्कुल हमारे हृदय में है और बहुत सारे लोगों के हृदय में आप जो है निरंतर आप प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। आपने अचानक हमारी धर्मपत्नी को बुला लिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज एक ऐसी शख्सियत के साथ हम यहाँ बैठे हैं जिनकी आवाज़ के दीवाने बहुत सारे लोग रहे हैं, हम भी रहे हैं। एक समय था जब हम आपकी आवाज़ की नकल करके और बोलना सीखते थे। इनके बारे में तो कितना कहूँ या कितना कहा जाए वो कम है, लेकिन बस इतना ही जानिए कि एक समय था जब मैं अपनी आवाज़ से अपने आप को अगर मैं पहचान देने का प्रयास कर रहा था, तो उसमें जो एक सबसे बड़ा माध्यम बनता था उसमें सर्वेश दुबे की आवाज़ की नकल करके मैं भी एक आवाज़ लोगों के सामने या अपने दर्शकों के सामने उसकी मैं अभिव्यक्ति करता था। तो इस मामले में सर्वेश जी हमारे आदर्श हैं और ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम इनके साथ बैठे हैं। लेकिन ये अवसर अगर मुझे मिला है तो इसी को मैं अपनी सार्थकता समझता हूँ। इसको उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक उपहार भी मैं समझता हूँ और सर्वेश भैया की कृपा मानता हूँ कि आपने अवसर दिया है। उमेश जी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि रोकना ज़रूरी हो गया मेरे लिए। उमेश जी, देखिए, ये आपका बड़प्पन है और जो कुछ भी माँ ने मुझे दिया है, जो कुछ भी मैं हूँ, वो अपने माता पिता बड़ों का आशीर्वाद और माँ भगवती की कृपा है। बिल्कुल, भगवान की कृपा है। ये तो है ही है। वही देने वाले हैं, वही लेने वाले हैं। तो आवाज़ के जादूगर सर्वेश दुबे जी इस समय हमारे साथ हैं। ये उमेश जी आपका बड़प्पन है। सर्वेश जी, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। उमेश जी और दर्शकों, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत स्वागत। और उमेश जी ने कुछ ज़्यादा बताया हमारे लिए। मैं अपने आप को किसी योग्य नहीं मानता हूँ जी। खैर, ईश्वर ने आपको इस योग्य बनाया, इस लायक बनाया, चूँकि गांधी जी तो कहते थे कि मनुष्य ईश्वर का ट्रस्टी है। बिल्कुल। भगवान उसे एक दायित्व दे करके वो भेजता है पृथ्वी पर और उस दायित्व का निर्वहन करना ही उसका काम है। जी, तो आपको ईश्वर ने ये दायित्व दिया जी और हम सभी आप को अपना अनुकरण बना पाए, ये अपने आप में उसी ईश्वर की कृपा ही मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ। तो सर्वेश जी, जैसे मैं ये जानना चाहूँगा, मैं आपकी कहानी, आपकी जुबानी, आपके बचपन से मैं शुरू करूँगा कि जो आपका जो जन्म स्थान है, जो आपके माता पिता हैं, जिनकी वजह से आप आज इस धरा पर हैं जी, उनके बारे में ज़रा सा आप बताएं। और जो प्राथमिक शिक्षा है आपकी कहाँ से शुरू हुई, किस तरह से हुई, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। मेरी माता का नाम श्रीमती विष्णु देवी है और मेरे पिता का नाम डॉक्टर रामधारी दुबे। हमारा ननिहाल मन्नीपुर में है, जो गोला बाजार के पास है। और मेरा मूल स्थान जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वो बरपार दुरमा है, जो बड़लगंज और गोला बाजार के बीच में है। हमारे पिता डॉक्टर रामधारी दुबे उस क्षेत्र के सबसे पहले MBBS थे
उसमें मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल साइंसेस था वो। अच्छा। नाम तो आगरा मेडिकल कॉलेज के वो फर्स्ट MBBS थे। मैं पैदा हुआ देवरिया में। अच्छा 27 दिसंबर 1955 को। म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर थे वहाँ पर। अच्छा फादर देवरिया में। उसके बाद क्रमशः उनका ट्रांसफ़र होता गया। हम भी 7 लोग के जाते गए, साथ चलते गए। तो आपकी माता जी गृहिणी थी या वो भी सेवा में थे? नहीं, वो भी शुद्ध रूप से गृहिणी थी वो। अच्छा। जी। तो आपकी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? प्राथमिक शिक्षा हमारी शुरू हुई थी फैज़ाबाद से। उसके बाद फिर हम लोग अलीगढ़ गए। अलीगढ़ में हुई। अलीगढ़ में सेंट मैरीज रोड में रहा करते थे हम लोग। अलीगढ़ के बाद फिर हमारी पोस्टिंग, फादर की पोस्टिंग हुई। अलीगढ़ के बाद बनारस, फिर इलाहाबाद आए। इलाहाबाद से फिर हम लोग गोरखपुर आए। तो स्नातक की जो आपकी पढ़ाई हुई वो इलाहाबाद हुई। उसका फिर फादर का ट्रांसफ़र हो गया था गोरखपुर के लिए। अच्छा। तो हमने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम वहाँ से दिया था इलाहाबाद से। अच्छा। और फिर हम यहाँ चले आए। तो यहाँ हम सेंट लुइस में पढ़ते थे। पढ़ाई के दौरान ही मैं आकाशवाणी में, चूँकि मेरी रुचि नाटक में ज़्यादा थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम में मेरी रुचि बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। जब मैं छोटा था तब भी अपने बनारस की मुझे याद है। बनारस में मैं फादर हमारे थे नगर स्वास्थ्य। अच्छा तो बनारस। वहाँ जी तो वहाँ पर हमारा जब जन्मदिन मनाया जाए तो फिर हम तुरंत ही, बहुत बड़ा मकान था हम लोगों का कबीर चौरा पे। तो वहाँ हम लोग वो माँ की साड़ी का पर्दा बनाया करते थे और अपने कुछ घर के लोगों को, कुछ दोस्तों को लेकर अच्छा नाटक कर देते शुरू कर देते थे। बचपन में ही मैं उसमें पढ़ता था 7th में। आप कितने भाई और बहन हैं? हम लोग 5 भाई और 3 बहन हैं। अच्छा। आपका नंबर किस पर है? मैं पांडवों में कि मैं भीम की उस भूमिका में रहता हूँ। मैं 30 नंबर पे हूँ। अच्छा, तीसरे यानी मध्य में है। मध्य। आपकी बहनें सब जी बड़ी हैं या आपसे छोटी? हमसे एक छोटी है, 2 बड़ी हैं। अच्छा। शादी कब हुई? हमारी शादी हुई नौकरी में आने के बाद, क्योंकि फादर की ये शर्त थी कि जब नौकरी में आ जाएगा तभी शादी करेंगे। 79 में हमारी नौकरी कंफर्म हुई थी और फिर उसी समय मेरी शादी भी हो गई थी। अच्छा, 79 में। जी। अच्छा, आपकी पत्नी गृहिणी है या वो भी सेवा में है? नहीं, वो जब बोलो उनका जो कुछ मूल स्थान है, सब कुछ है वो बैंकॉक में है। अच्छा, बैंकॉक में। हमारे जी अभी भी हमारे ससुर और साले सब लोग वहीं रहते हैं, बैंकॉक में रहते हैं। अच्छा। हम लोग वहीं के नागरिक हैं सब लोग। हमारी वाइफ की बहनें भी वहीं के नागरिक हैं। अच्छा। तो आपकी पत्नी का क्या नाम है? हमारी पत्नी का नाम श्रीमती गीता दुबे है। अच्छा। तो आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हमारे हैं। अच्छा। एक बेटी हमारी रहती है नॉटिंघम में, इंग्लैंड में। अच्छा। और एक बेटा हमारा, बेटी का नाम शिवांगी है। अच्छा। शिवांगी मणि त्रिपाठी। अच्छा। और बेटा हमारा शिवांग दुबे है। शिवांग दुबे, गौतम लिखता है वो। अच्छा। जो परिणय सूत्र बंधन की जो कहानी है, कैसे गोरखपुर से बैंकॉक जो है, क्या है इसकी कहानी? क्योंकि वो मूलतः रहने वाले गोरखपुर के ही हैं। अच्छा। और उस वक्त नाम था एक हमारा काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि आप बताए शुरू में। हाँ, बिल्कुल। तो उन्हें कहीं सुनाई पड़ा कि सर्वेश दुबे भी एक हैं जीव। अच्छा। तो ससुर जी पर आए यहाँ पर। उस समय देखिए, जैसे आजकल परंपरा है कि लड़कियों को पहले देखा जाता है और फिर शादी की जाती है। ये सब हम लोग समय नहीं हुआ करता। जो माता पिता निर्णय ले लिया करते थे वही निर्णय हो जाए, फाइनल होता था। जो आपको ताज्जुब होगा कि जो मुझे मैं बना वो माता पिता के आशीर्वाद और पत्नी और अपने परिवार के सहयोग से बना। बिल्कुल। क्योंकि मैं घर पर बहुत कम टाइम दे पाता था अपने। तो पिक्चर की टिकट्स में कई बार कैंसिल करने पड़ते थे। अच्छा। आप ताज्जुब करेंगे कि दोनों बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, क्योंकि उसमें नर्सिंग होम की परंपरा नहीं थी, तो वहाँ पर हुए। और जब ये एडमिट थी, उस समय इनको लिवर पेन हो रहा था, तब हम बैठ के बाहर अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे थे कमरे में। प्राइवेट रूम था। अच्छा। और बैठ के हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग में जाना था। बिल्कुल। जो आज का माहौल चल रहा है जी। इसमें वसीम बरेलवी साहब का एक शेर मुझे याद आ गया कि नए उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। तो इसमें जो है माता पिता का जो निर्णय है, निश्चित रूप से आपको वो संस्कार मिले हैं और वो संस्कार मिले, यही कारण था कि माता पिता ने जो रिश्ता तय किया उसे आपने स्वीकार किया। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि आपका शुरू से नाटक में शौक़ था, कभी कभी ऐसा होता है कि पिता एवं माता पिता चाहते हैं कि हमारा लड़का IAS बन जाए, मेरा लड़का डॉक्टर बन जाए, तो क्या जो आपकी इच्छा थी वही आपके माता पिता की भी इच्छा? तो मेरा कुछ झुकाव शुरू से ही नाटक की तरफ था और फादर ये बात जाने हैं,
72-73 में जाने हैं, जब मैं इलाहाबाद में था हूँ, वो उस वक्त मालूम पड़ा था जब वो कुंभ मेले में जा रहे थे मुआयने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए जा रहे थे कुंभ मेले में। तो हमारा जो कॉलेज था वो उस रास्ते में पड़ा करता था। तो फादर जब कॉलेज के अंदर चल घुसे तो ये हुआ, ड्राइवर ने बार बार हॉर्न दिया जैसे कि हम अलर्ट हो जाएं, कुछ हम कर रहे होंगे तो वो जान जाएंगे। तो फादर ने उसको मारा पीछे से, डांटा कि भाई तुम यहाँ हॉर्न क्यों बजा रहे कॉलेज के अंदर, वहाँ चलो जहाँ पे संभावना है। तो फादर ने पूछा कि ये क्लास कहाँ मिलेगा, ये लड़का कहाँ मिलेगा। तो लोगों ने बताया कि इस समय तो वो नाटक कर रहा होगा। तो फादर चौंके, नाटक कर रहा होगा। तो फादर हॉल में गए, तो मैं स्टेज पर था, उसमें रिहर्सल कर रहा था। अच्छा। तो फादर मुझे वहीं से चोरी पकड़ी गई आपकी? जी, फादर मुझे वहीं से मारते बंद घर पे ले आए। अच्छा। और कहेंगे तुमको पढ़ने भेजते, तुम यहाँ नाटक कर रहे हो। तो हम रिहर्सल मेरा चल रहा था और टिकट सब बिक चुके थे और शो होने वाला था मेरा। अच्छा। 15 दिन के बाद। तो वहाँ से बार बार फ़ोन आए, उसमें हमने कहा कि भाई हम आ नहीं पाएंगे। फादर ने मना कर दिया हमको, आप ऐसा कीजिए कि फादर से आके मिल लीजिए। तो वो सारे लड़के आए वहाँ के, और प्रिंसिपल शायद आए, प्रिंसिपल भी आए थे। उन लोगों ने कहा कि एक ड्रामा है, नाटक है, उसमें आपको हम चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। जब फादर वहाँ पर आए, उन्होंने हमको देखा, हमारी एक्टिंग को देखा, और फिर तालियों की कड़कड़ाहट देखी हमारी एक्टिंग पर, और सब कुछ हुआ वहाँ पे। हमको जो तारीफ मिली, प्रशंसा मिली, तो फादर बड़े खुश हुए। तो वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट था हमारे। अच्छा, तो आकाशवाणी का जो सिलसिला है ये कहाँ से शुरू हुआ, कब आप जो है नाटक से कैसे अचानक आकाशवाणी में जब हम फादर का ट्रांसफ़र गोरखपुर में हुआ, जब ये आकाशवाणी गोरखपुर नया बिल्कुल खुला था। अच्छा। बिल्कुल नया खुला था। तो अनीसुर रहमान खान एक वहाँ के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे। अच्छा। वो पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे, और गुड्डू साहब वहाँ के स्टेशन डायरेक्टर थे। तो वो खान साहब आए थे फादर का इंटरव्यू लेने के लिए। फादर उसमें ज्वाइंट डायरेक्टर थे। इंटरव्यू जब हो गया तो फादर ने कहा कि भाई आकाशवाणी नया खुला है गोरखपुर में, और ये हमारा लड़का जो है ये कुछ पढ़ता नहीं है ज़्यादा, इसके पढ़ने में ध्यान नहीं देता, ये थोड़ा आकाशवाणी में देखिए कुछ क्या करेगा, ये कलाकार वगैरह होता है कि नहीं होते, वहाँ पर देख लीजिएगा इसको। तो बस कैजुअली खान साहब ने कहा कि भाई आप आइए, मिलते हैं, कल आइए आकाशवाणी में। अच्छा। हम और हमारे एक मित्र हैं मोहम्मद अली नसीम, वो हम दोनों गए और गप गोष्ठी में शामिल हुए। जब गप गोष्ठी में शामिल हुए तो उन्होंने भाग लिया। तो उन्होंने देखा कि हमारी प्रतिभा को, तो उन्होंने कहा कि आपके अंदर तो कुछ हमको लगता है कि नाटक का भी, क्योंकि आप बोलने का अंदाज़ बड़ा अच्छा है, तो नाटक का एक फॉर्म भर दीजिए आप। अच्छा। तो हमने नाटक का फॉर्म भर दिया, क्योंकि आकाशवाणी का ऑडिशन बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। वहाँ सब कुछ ड्रामे में आपको अपनी आवाज़ से देना पड़ता है। मंच पर तो, और फिल्म में तो खैर बहुत आप रिटेक कई होते हैं, आपको कुछ नहीं हुआ तो आपने रिटेक कर लिया, लेकिन स्टेज पर भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तुरंत आपको दर्शकों का एक रिस्पांस मिलता है। रेडियो में आप एक्टिंग के ज़रिए आप ये सब कुछ जाहिर करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, भाव भंगिमा से। रेडियो में सब कुछ आपको बताना है अपनी आवाज़ से। आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या मूड आपका है, क्या है, आप आंखें निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको अपनी आवाज़ से करना है। तो बहरहाल जब हम रिजल्ट मालूम करने के लिए गए तो लोगों ने नीचे कहा कि अरे भाई आप कहाँ जा रहे हैं, वहाँ तो कुल चार लोग अप्रूव हुए हैं, उसमें आपका होना बहुत मुश्किल है। अच्छा। फिर भी हम बहुत मन वो करके अपना गए खान साहब के पास कि चलें, नहीं हुआ कोई बात नहीं, कम से कम हमको रिकॉर्डिंग वार्ताएँ तो मिल जाएंगी। तो इसलिए हम गए। तो खान साहब ने बड़े आत्मीयता से हमारा स्वागत किया, क्योंकि उसमें बड़े कलाकारों की बहुत पूछ हुआ करती थी, बहुत डिमांड होती थी। उन्होंने कहा कि आइए दुबे जी, आपका नाटक में अप्रूव हो गया है। तो मुझे बड़ी खुशी, उन्होंने गले लगाया मुझे। फिर वो ले गए, जो स्टेशन डायरेक्टर थे उनसे मिलवाया मुझे। तो इस तरह से फिर नाटक का सिलसिला तो और एक उद्घोषक के रूप में जब आप वही मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ, मैं जानना था कि आप ये पूछेंगे। बिल्कुल जी। तो जो गुड्डू साहब थे हमारे डायरेक्टर, स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी गोरखपुर के पहले एसटी थे वो, तो उन्होंने नाटक में देखा, जब मेरी एक्टिंग को देखा नाटक में, तो उसमें तो अनाउंसमेंट में कतई नहीं था, नाटक में था मैं। तो उन्होंने फिर कहा कि यार खान, इसको अनाउंसर के लिए कर लो, कैजुअल अनाउंसर के लिए। तो हम कैजुअल अनाउंसर हो गए फिर वहाँ पर। अच्छा। आकस्मिक उद्घोषक, और ऐसे आकस्मिक उद्घोषक हुए कि फिर हमको 14 डेज़ की बुकिंग मिलती थी, फिर एक दिन ब्रेक, और फिर 14 डेज़, मतलब महीने में 28 दिन की बुकिंग मुझे मिला करती थी। अच्छा। और इस तरह हमने
74 के लास्ट से, मतलब 75 के आरंभ काल से 74 के लास्ट मान लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, लेकर, और हमने जो आकस्मिक उद्घोषक का कार्य किया वो 78 के लास्ट तक किया। उसके बाद मैं रेगुलर हो गया था। तो फिर उसके बाद से आप उद्घोषक हो गए, जी, नियमित हो गए। नियमित हो गए। जी जी। बड़ा ग्लैमर जो है हुआ करता था। आकाशवाणी जब हम लोग रेडियो में सुना करते थे, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। उमेश जी, मैंने कभी उस ग्लैमर को महसूस नहीं किया, भले ही होता हो, लेकिन मैंने कभी अपने आप को, अपने ऊपर उसको हावी नहीं होने दिया। मैं तब भी सामान्य था, अभी सामान्य नहीं, बड़े बड़े आपको आयोजनों में आमंत्रित किया जाता था। आप की जो पहचान थी वो बाहर इतनी बेहतर हो गई थी, जी जी, इतनी व्यापक हो गई थी कि हर आदमी चाहता था कि हम सर्वेश दुबे हमारे कार्यक्रम का संचालन करें। तमाम सारी संस्थाओं में आप जो है हम जाते थे जो है। जी जी। तो ये कैसे मैनेज आपका होता था जो है कि आप नौकरी कर रहे हैं, फिर आप जो है ड्यूटी अपनी हम वैसे लगवाया करते थे, क्योंकि बाद के दिनों में चार्ट हम बनाने लगे। तो मॉर्निंग में हम अपनी जो भी चार्ट बनाता था, ड्यूटी चार्ट, या जो भी हम थे या कोई भी था, तो सब लोग हमको मानते ही थे, बहुत मानते थे, बहुत सम्मान करते थे, हमारा वो स्नेह दिया करते थे। तो उनसे कहकर जब आयोजन हो तो उसके अलावा ड्यूटी लगवा दें, या फिर ऐसा हो कि हम उसमें छुट्टी ले लिया करते थे, आकस्मिक अवकाश था या वीकली ऑफ हुआ करते थे हम लोग के यहाँ, वो ले लिया करते थे। तो इस तरह से काम हो जाया करता था। मुझे लगता है कि जितने भी बड़े बड़े कलाकार शास्त्रीय संगीत के हों, फिल्म के हों, सुगम संगीत के हों, उस समय के जितने भी गोरखपुर में आए हैं और या लखनऊ में आए हैं, नितिन मुकेश वर्त लखनऊ में आए थे, मुझे बुलाया गया था लखनऊ में संचालन करने के लिए उनका। तो इन सबका संचालन मैंने ही किया है। बिल्कुल, वही जो अभी। और मुझे कुछ याद आता है जब मेरे लिए बड़े वो अविस्मरणीय हैं, भूलता नहीं कभी मैं, जब रविंद्र जैन जी गोरखपुर में आए थे, रामायण के सीरियल के बाद, काफ़ी बाद आए थे। अच्छा। एक संस्था ने उन्हें बुलाया था यहाँ पर, उनके द्वारा लोगों को सम्मानित किया जा रहा था। तो मैं संचालन कर रहा था, तो रविंद्र जैन जी ने कहा कि मुझे, जब मैंने जब उनको बोलने के लिए हमने आमंत्रित किया मंच पे थे ही वो, माइक्रोफोन पे आमंत्रित किया, तो वो फिर कहे कि उनका पहला ही स्वर था कि मैं पहले उनको स्पर्श करना चाहता हूँ जो बोल रहे थे। मैं उनके पास गया तुरंत, तो मेरे ऊपर मेरे चेहरे पर हाथ फेरते बोले कि मैं बहुत कम अपने नेत्रहीन होने पर मुझे वो होता है, दुख होता है, और उस कम मौक़ों का में एक आज का भी पल है कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको महसूस कर रहा हूँ। और फिर पंडित जसराज जी आए थे, तो उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया, मंच पर ही मुझे गले लगाया और मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया और बड़ी तारीफ़ की, बहुत तारीफ़ की। तो इस तरह से लोगों का जो भी संचालन के लिए मुझे बुलाया जाता था, तो कलाकार मुझे बहुत स्नेह दिया करते थे, बहुत प्यार करते थे और बहुत मेरा उत्साह बढ़ाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो बड़ी शख्सियत हो गई जिन्होंने आपको सम्मान दिया। लेकिन एक आम आदमी जो रेडियो सुनता था, गांव का बिल्कुल एकदम निचले पायदान का आदमी जो है रेडियो सुनता था, और उसके दिल में आप बसे हुए थे, आज भी हैं। उमेश जी, देखिए, एक ख़ास बात ये होती है कि आपको लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए वैसा बनना पड़ता है। तो रेडियो के जो कार्यक्रम थे, जैसे युवा जगत में भी शायद आप जो है, जी जी, युवा जगत का भी कार्यक्रम आप देखते थे, फरमाइशी फिल्मी गीतें जो आते थे, सबसे मेरे लिए था। हमारे बहुत पत्र आप पढ़े हैं जो है फरमाइशी फिल्मों में, और आपका पत्र मिला कार्यक्रम आता था, उसमें भी मैं पत्र लिखता था। मैं इसलिए पत्र लिखता था कि आप मेरा नाम पढ़ेंगे, वो मुझे बहुत आनंद आता था जब मैं मेरा नाम उच्चारित करता। बच्चों के कार्यक्रम में जब मैं करता था, बच्चों का कार्यक्रम, आपको ये ताज्जुब होगा कि बच्चों का कार्यक्रम जब मैं करता था तो मैं उसमें आकस्मिक था, तब मुझे ये मौका दिया गया था कि बच्चों का कार्यक्रम करूं। अच्छा। उसके बाद जब तक मैं नौकरी पर रहा तब तक बच्चों का कार्यक्रम मैं करता रहा, लगातार कई सालों तक मैंने किया। और यहाँ से ट्रांसफर होने के बाद जब बनारस गया तो वहाँ भी मुझे ये दायित्व सौंपा गया कि मैं बच्चों का कार्यक्रम करूँ। और ताज्जुब कीजिएगा कि जब बच्चे मेरे कार्यक्रम में आते थे तो मुझे देख कर पहले लगे रोने लगे, क्योंकि वो चेहरा मेरा ऐसा है, दाढ़ी वोड़ी सब बिल्कुल एक रोबदाब सा चेहरा होता है। अच्छा। तो मुझे बच्चा बनना पड़ता था उनके आगे। मैं मजाक वजाक करूं, हंसी करूं, मुंह ऐसे बनाऊं, थोड़ा सा उनके सामने बच्चा बनूं, तो वो लगते थे हंसने,
फिर धीमे धीमे एक आत्मीयता उनके अंदर होती थी। और फिर वो जब मैं बच्चा बनूं, अपने आप को महसूस करूं, तब वो बच्चे जो थे मुझसे एक आत्मीयता महसूस करते थे और फिर खुल के बात करते थे। जी। जिस गोरखपुर को या आसपास के लोगों को आपने अपने आवाज़ से जी उन्हें आनंद पहुंचाया, जी उन्हें प्रसन्नता दिया, उन्हें खुशी पहुंचाई, जी, उस गोरखपुर और आसपास के लोगों ने आपको कितना प्यार दिया, कैसे उसे आप महसूस करते रहे अपने सेवा काल में, और आज जब सेवा से उस सेवा में नहीं हैं? बहुत स्नेह दिया मुझे, बहुत स्नेह दिया। आप ताजुब करेंगे कि जो बच्चों का कार्यक्रम मैं करता था, तो जो बच्चे मेरे पास आते थे बच्चों के कार्यक्रम में, वो जब मैं बहुत दिनों के बाद वो अपने बच्चों को लेकर आने लगे और बड़े गर्व से कहते थे कि देखो बेटा, जब मैं तुम्हारे बराबर था तब इस कार्यक्रम में आया करता था। आज मैं दूसरी पीढ़ी जी दूसरी पीढ़ी आ रही है बच्चों का कार्यक्रम। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी खुशी मिलती थी मुझे, और सबका मुझे स्नेह मिला, सबका स्नेह मिला, सबका सम्मान मिला, सबका स्नेह मिला। जो आपका एक तो शौक़ आपने बताया कि शुरू से ही नाटक का शौक़ था जी, और आकाशवाणी में जब आप आ गए तो वो सारे जो शौक़ थे पूरे हो गए। आकाशवाणी को खूब जिया, बेहतर ढंग से आपने जिया। बिल्कुल ठीक कहा। और आपने जो है, लेकिन देखिए उमेश जी, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। आज भी मन करता है कि वो सब उस दुनिया में लौटूं मैं, जिस दुनिया में था, क्योंकि मैंने वो दुनिया जी है लगभग 45-46 वर्षों तक जी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 45, क्योंकि मैं 19 वर्ष का था तभी मैंने आकाशवाणी में आ गया था। तो एक युवावस्था की उम्र होती है जो घूमने फिरने की होती है, मौज करने के दिन होते हैं, मस्ती के दिन होते हैं, वो मैंने सारे समय दिए आकाशवाणी में दिए। और मैंने खूब आकाशवाणी मस्ती की, खूब एंजॉय किया, क्योंकि मैंने अपनी नौकरी को, अपने शौक़ को एंजॉय किया है। और ये भगवान की बड़ी कृपा है, माँ का आशीर्वाद है, मेरे माता पिता का, मेरे बड़ों का, कि मुझे नौकरी मिली अपने शौक़ के हिसाब से। जो मैं चाहता था वही मुझे नौकरी मिली। जब मैं इलाहाबाद में था उमेश जी, आपको ताज्जुब होगा कि जब नाटक के लिए, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कोई आकाशवाणी से अनाउंसर्स आया करते थे, तो हम लोग बड़े कौतूहल से, बड़े जिज्ञासा से उनको देखा करते थे। जबकि नंदन पांडे और अशोक वाजपेयी की नकल किया करता था, उसी की तरह मैं बोलने की कोशिश करता था ज़रूर। मैं तब ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी आकाशवाणी में अनाउंसर बनूंगा। अच्छा, तो आप प्रेस क्लब के अध्यक्ष बने गोरखपुर, तो ये वो दौर कौन सा था? किस सन में आप सेवा में थे या सेवा के बाद? ये हम सेवा में थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हम रिटायर हुए 2016 में। अच्छा, 2000 विरोध हुआ था, मैं अनुपोध हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों ने नाम पर्चा दाखिल किया था अपना हमारे विरुद्ध, लेकिन बाद में उन्होंने हमारे स्नेह में, हमारे प्यार में नाम वापस ले लिया था। अच्छा। तो मैं अनपोज निर्विरोध हुआ था मैं। अच्छा, इसमें मैंने देखा कि मैंने तो नोट किया है कि आपको जो है प्रेस क्लब ने आपको दिया था पूर्वांचल रत्न सम्मान, और जो है धरोहर सम्मान आपको मिला जो है, और मुझे लिटरेरी फेस्टिवल में आपको धरोहर आभार पत्र मैंने देखा जो है प्रेस क्लब के, रोटरी क्लब के तरफ से जो है आपको दिया है। मैं फिर सरस्वती सम्मान हमने जी जी। तो ये सारे बहुत सारे जो है प्रेम, बहुत सारे जो लोगों का स्नेह जो मिला आपको। आप पूरे घर में देख रहे हैं, हर जगह वो रखे हुए हैं, अवार्ड रखे हुए हैं हमारे। अच्छा 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 अच्छा। ये बहुत सारे सम्मान हैं आपके जो है, मैं दिखाना चाहूँगा एक बार जो है, ये सब जो सम्मान आपके जो है, ये जो दिख रहा है, ये सब सारे सम्मान जो है इसमें बहुत कम है उमेश जी। अच्छा जी जी, इसके बहुत बहुत कम है, ये सब बहुत कम है अभी, मतलब धरोहर के रूप में ये सब चीज़ें जो है ये इतनी बच गई हैं। अच्छा इतनी बच गई हैं। हाँ, क्योंकि बच्चे हमारे ग्रैंडसन से बहुत छोटे हैं, तो वो सब उन सबों की वजह से कई वो सब भारी हैं, कई वो सब बच्चों को नुकसान ना पहुँचे, तो हमने उसको हटा दिया। वो गोरखपुर विश्वविद्यालय ने दीक्षांत समारोह में मुझे सम्मानित किया था, जब आचार्य रेवती रमन पांडे जी यहाँ पर अच्छा कुलपति थे, तो उन्होंने, और माता प्रसाद त्रिपाठी जी उसके वो संयोजक थे उस दीक्षांत समारोह के, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान दिया, सम्मानित किया मुझे। और रेवती रमन पांडे जी तो जब भी कभी उद्बोधन में हमेशा कहा करते थे कि आवाज़ के जादूगर सर्वेश दुबे जी को मैं नमस्कार करता हूँ, कहीं बैठे हुए हैं वो, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि वो सामने बैठे हुए हैं, मुझे मेरे नज़रों तक पहुँच रही हैं। क्योंकि मेरी उमेश जी, ये मेरा स्वभाव नहीं रहा है कि मैं बहुत अपने आप को हाईलाइट करूँ,
बिल्कुल, आपकी शख्सियत ऐसी थी कि आपको कहने की जरूरत नहीं नहीं, पड़ी। फिर भी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश में था ही नहीं, आप बल्कि कहीं पत्नी कोने मुझे- में भी अगर आप रहते रहे होंगे या रहते हैं आज भी तो लोग ढूंढ लेते हैं। नहीं, मेरी पत्नी जब कभी कहा कहीं भी करती है आप क्या जा- तुम क्यों नहीं अपने आप को हाईलाइट करते हो, क्यों नहीं करते हो लाइट। तो पत्नी की बात जो है अब कहाँ से मानेंगे जब पत्नी के लिए समय ही आपको नहीं मिलता रहा नहीं होगा। नहीं नहीं उमेश जी, आपको ताजुब होगा कि जब मैं स्क्रिप्ट लिखता था अपने संचालन की, तो फर्स्ट मेरी जो श्रोता हुआ करती थी, दर्शक हुआ करते थे, मेरी पत्नी हुआ करती थी। अच्छा। पढ़ के पहले उनको हम सुनाया करते थे कि देखिए इनका रिस्पांस क्या होता है। फिर वो अच्छा, मतलब वहाँ से एक मार्गदर्शन आपको मिलता। कहा जाता है ना कि पत्नी जो है जीवन साथी होती है, तो जीवन साथी में वो माँ की भूमिका का निर्वहन करती। भोजन के समय नहीं, कहा ना, भोजनम बिल्कुल, जननी बिल्कुल, समा बिल्कुल, बिल्कुल, विप्तस बिल्कुल, मंत्रणी, बिल्कुल, बिल्कुल, विपत्ति बिल्कुल। के समय नेक सलाह देकर मंत्री की भूमिका का निर्वहन करती है ये पत्नी। जो पत्नी होती है वो कई तरह की भूमिकाओं में बिल्कुल होती बिल्कुल, कई भूमिकाओं में होती है वो है। जो है। आकाशवाणी में बड़ा ग्लैमरस वो था, दुनिया थी वहाँ की, लेकिन कभी हम बहके नहीं। बिल्कुल बहुत बहकने का मौका था मेरे पास, लेकिन मैं बहुत डरपोक था इस मामले में, बाकी नहीं, इसीलिए तो क्योंकि मैंने कहा- माता पिता का चेहरा एक उनका एक सम्मान, फिर मेरा एक सम्मान समाज में, तो मैं वो डरता था उसको उससे। मेंटेन आपने किया ना, तो इसीलिए तो आपके ऊपर ये शेर है। आपकी बेबाक आंखें कि बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश करने को शर्माना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों से बड़ा दूर आप रहे जो है। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि मैं पत्नी को समय नहीं दिया करता था, मैं नहीं, समय दिया बिल्कुल, करता था। हमने खूब घूमे एक हैं। वफादारी आपकी जो थी पूरे अपने लगभग परिवार- हम लोगों ने अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर लिया, क्योंकि हम लोगों को सरकारी नौकरी में LTC मिला करती है। मतलब एक जीवन साथी की तरह बिल्कुल आपने जो है, जी जी हाँ, जो चाणक्य ने लिखा है ना कि विद्या मित्रम प्रवासे च भार्या मित्रम गृहेषु च जी, बिल्कुल। व्यायाधितस्य औषध मित्रम धर्मम मित्रम मृत्युस्य च। जी, जी। कि विद्या उस समय मित्र होती है जहाँ विदेश में, जहाँ कोई नहीं होता है, वहाँ विद्या अपना हुनर अपना ज्ञान साथ देता बिल्कुल। है। और घर विद्या- की मित्र स्त्री होती है। जी, जी, बिल्कुल। जब सारे लोग साथ छोड़ दें तो बूढ़ा बूढ़ी अपनी पति पत्नी मिल के जीवन का आराम से काट लेते हैं जो है। बूढ़ा बूढ़ी मत कहिए। अरे वो श्रेष्ठता को हम उसको जी, उस बिल्कुल, वरिष्ठता बिल्कुल। को हम उस बूढ़ा बूढ़ी शब्द जो है। मैं ये कहता हूँ कि मुझे इतने साल का अनुभव है। अच्छा, नाटक मंचन और जो आवाज़ का जादू था, इसके अलावा आपका शौक जो है कविता, कहानी, गाना, गुनगुनाना। मैं गुनगुनाता तो हूँ, कई जब वाइफ कहती है मुझे तो कोई गाना जैसे उनके प्रेम में कभी कभी कुछ गा लेता हूँ, लेकिन बस उन तक ही सीमित रहता है। मैंने फिल्मों में काम भी किया है। हमारे रेडियो का ही एक नाटक का कलाकार था, उसने एक फिल्म का डायरेक्शन का मौका उसको मिला था, तो जो कि उसने हमारे संग कई बार काम किया, तो उसने मुझे भी लिया अपनी फिल्म में। उसकी 2 फिल्में मैंने की। उसके बाद एक फिल्म में उसके सुजीत कुमार आए थे। उन्होंने जब मुझे मेरी प्रतिभा को पहचाना, मेरी एक्टिंग को जाना, और फिर उनका अचानक एक दिन फ़ोन आया मेरे पास मोबाइल पर कि भाई दुबे जी ये बोल रहे हैं, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, सुजीत कुमार। मैं चौंक गया बिल्कुल कि दादा का फ़ोन कहाँ से आ गया। कहना है कि आपको इस दिन पहुँचना है दिल्ली। अच्छा, और शूटिंग है। हम पहुँचे और फिर 2 दिन बाद उन्होंने मुझे समझाया कि रोल क्या है, और कहा कि पूरी फिल्म आपके ही कंधों पर है। आपकी एक निगेटिव भूमिका है, लेकिन वो बहुत मुख्य भूमिका है। उसकी शूटिंग नैनीताल में हुई, कई जगहों हुई, फिर फिल्म सिटी में हुई। अंतिम शेड्यूल उसका फिल्म सिटी में था, बॉम्बे में, मुंबई में। बहुत सारे कार्यक्रम कवरेज के अवसर आपको मिले होंगे जो है सेवा जी के जी दौरान जो जी है। जी जी बहुत प्राइम मिनिस्टर्स के मिले, हर तरह के मिलते थे। अपने आपने जैसे हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, तो नेपाल में भी आपने कभी जो है हाँ, नेपाल हम गए हैं। अच्छा, नेपाल में अपने कार्यक्रम के सिलसिले में जी जी बिल्कुल किया कभी हमने जो वहाँ है। पे। जी जी वहाँ भी हमने 3-4 कार्यक्रम किए वहाँ पर। अच्छा, आज जो है अब जब सेवानिवृत्त आप हो चुके हैं, इसी कार्यक्रम में शरीक होते होंगे, तो वो बच्चे जरूर मिलते होंगे आपसे भाई। बच्चे क्या मिलते हैं, वो बड़े हो गए, बूढ़े हो रहे होंगे। वो गाना बन चुके हैं, गाना बन चुके हैं। क्योंकि मेरी रिश्तेदारी एक जगह हुई। अच्छा, मेरी सगी भांजी का रिश्ता वहाँ, उसकी बेटी का रिश्ता वहाँ पे हुआ। तो जब रिश्ता हुआ तो वो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वो फिर जब छोटे थे, बच्चे थे, तो मेरे कार्यक्रम में आया करते थे। पाठक जी हैं, प्रभाचंद्र पाठक जी। अच्छा, उन्होंने बताया कि हम बच्चों के कार्यक्रम में जाया करते थे, और ये मामा जी जो हैं वे वहाँ पर भैया बनते थे, और मैं तुम लोग के बराबर था, छोटा था। उस समय क्या था कि
जो हमारे श्रोता हुआ करते थे वो हमारे आवाज़ के माध्यम से एक चित्र बनाया करते थे, और हम लोग भी एक आत्मीयता स्थापित करते थे श्रोताओं से अपने। बिल्कुल, कुछ तो ऐसे श्रोता नियमित रहते थे कि हर कार्यक्रम में आपको नहीं, और हमको जो कार्यक्रम देना होता था, जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत करना होता था, उस कार्यक्रम को हम महसूस करते थे। जैसे हमारे कार्यक्रम हुआ करता पूर्वा सुहानी, मॉर्निंग में हुआ करता था वो। अच्छा। तो हम ये जब महसूस करते थे कि इसमें हमारे लिसनर्स क्या कर रहे होंगे, सो रहे होंगे कुछ लोग उठ गए होंगे, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो हम वैसे ही बात करते थे। आप इसमें क्या कर रहे होंगे, लगता है कि चाय तो भी पी नहीं है आपने, आपके बगल में रखी हुई चाय का सिप लीजिए, और फिर सिप लेते लेते अगर मैं आपको एक गाना सुनाऊं तो कैसा लगेगा। आई सुनते हैं ये गीत, और एक गीत दे दिया करते थे, तो उनको लगे कि हाँ अरे सही में मैं, वो लगता है मुझे देख रहा है कि मैं सिप ले रहा हूँ, और ओह आप लगता है अभी आप टहल के आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से मैं एक आत्मीयता स्थापित करता था श्रोताओं से अपने, तो हम फिर वैसे ही गाना दिया करते थे। आपको ताज्जुब होगा कि हमारे लिसनर्स ये हमारे गाने से, हमारे बोलने के अंदाज से जान जाया करते थे कि हमारा भी मूड क्या है। लिसनर से भी मैं आत्मीयता स्थापित करता था, तो लिसनर भी हमारा मूड जानते थे कि हम किस मूड में हैं इस समय। जैसे मैं बनारस से ट्रांसफ़र होकर जब गोरखपुर आया था, तो मेरा अंतिम कार्यक्रम जो था बनारस में, वो बोलने का मेरा अंदाज और उस आवाज़ में वो दर्द, वहाँ से और बिछुड़ने का, वैसे ही गाने और सब कुछ, जब वो लिसनर समझ गए थे कि मेरा ये कहीं अंतिम कार्यक्रम तो नहीं है, क्योंकि वो मेरे अंदाज से, मैंने कहीं कहा नहीं था कि मेरा ये अंतिम कार्यक्रम है, लेकिन मेरे बोलने के अंदाज से वो जान गए थे लिसनर मेरे कि मेरा अंतिम कार्यक्रम लगता है बनारस में। वो जब मैं कार्यक्रम करके बाहर निकला, तब तक बनारस के स्टूडियो में, ड्यूटी रूम में लोग गार्ड से पूछ-पाछ किस तरह से एंट्री लेकर आ गए थे कि सुरेश भैया कहाँ हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया क्या, यहाँ जा रहे हैं क्या, वो हम लोग हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, कैसे हो जा सकते हैं, यहाँ से जा नहीं सकते हैं। तो लोगों ने समझाया कि भाई वो खुद ऑन रिक्वेस्ट जा रहे हैं ट्रांसफ़र गोरखपुर, क्योंकि मेरी एक होम सिकनेस थी, मुझे गोरखपुर के अलावा कहीं कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। बिल्कुल गोरखपुर भी रहूँगा। अच्छा, लोगों की फरमाइश तो आप पूरा करते थे जी, लेकिन कभी आपको अपनी पसंद का गीत सुनना अगर मन करता रहा होगा, तो कैसे? उमेश जी, आपका ये ख्याल बहुत अच्छा है और प्रश्न बड़ा अच्छा है आपका। दिमाग मैं डाल देता हूँ आपके दिमाग में। हम लोग के लिए एक अलग से कार्यक्रम हुआ करता था जिसका नाम था अपनी पसंद या मेरी पसंद। अच्छा। वो शनिवार को आया करता था 1:10 पर। अच्छा, उसमें अपनी पसंद का जो है, तो अपनी पसंद के कंपेयरिंग के साथ अनाउंसर जो होते थे, वो ड्यूटी जिन लगती थी, इनकी वो ड्यूटी अलग अलग लगती थी कि आज आपने किया, आज आप करेंगे, आज आप करेंगे। तो हम अपनी पसंद की गाने हम दिया करते थे, और वो दर्शकों की भी पसंद हो जाया करता रहा होगा। बिल्कुल। जैसे हम रेडियो में एक गाना सुने थे, वो गाना आज भी मुझे जो है याद है, और उसकी जो लाइनें हैं आज भी हमें बहुत प्रेरित करती हैं। एक फूल दो माली फिल्म का गाना, आपके ही शायद उसमें फरमाइशी में मैंने सुना था। उस गाने का बोल था कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आपके अंदर ये क्षमता भी है कि आप दिल की बात जान लेते हैं। तो जो है उसके दूसरी लाइन जो थी, जैसे आज भी मुझे सब लाइनें याद है। जब मेरा जब पुत्र हुआ था, तो मैंने यही गाना दिया था, जिससे कि मेरे लिसनर समझ गए थे कि मेरा मतलब मेरा ही लड़का हुआ है, मेरी वाइफ को मैं एक पिता बन गया हूँ पुत्र का। बिल्कुल। तो वो गाने हैं ना, जैसे उसकी दूसरी लाइन जो है कि मैं कब से तड़फ रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी खुशी के बदले चाहे सारी दुनिया ले ले, तेरे संग संग झूल रहा है मेरे हाथों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। और उसकी तीसरी लाइन है कि आज उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तू मिला तो मुझको मिल गया जीने का एक सहारा। हर पिता की इच्छा होती है। बिल्कुल। और आखिरी जो उसकी लाइन है कि मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। क्या बात है। तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो ये गाना आज भी मैं जो है, मैं हर कार्यक्रम, अक्सर इंटरव्यू में ये गाना निकल जाता है। मुझे पिताजी मेरे कहा करते थे, बड़े खुश हुआ करते थे।
वो कहते थे कि किसी ज़माने में मेरा बेटा, ये लोग जानते थे कि मेरा बेटा है। आज लोग ये कहते हैं कि समीर दुबे का पिता है। तो ये एक मुझे अच्छा लगता है। कोई ऐसी ही लाइन कोई आपको भी जो आज भी जो है नहीं भूली हो, कोई ऐसे ही जैसे मैंने सुनाया, आपने जो सुना दिया वो सब कुछ अपने आप में पर्याप्त है। वो संपूर्ण है, वो गाना अपने आप में संपूर्ण है। बचपन की कोई कविता जैसे उस समय जब पढ़ते थे कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाए हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमल दल ये गाना तो, ये कविता तो ऐसी है जो बचपन में हमने पढ़ी और शायद आपने पढ़ी होगी। आप मुझसे पूछेंगे अगर मान लीजिए कि मेरे फेवरेट सिंगर्स कौन हैं, तो मुझे जब कभी मैं जो अपनी पसंद की फिल्मों में गाने दिया करता था, वो ज़्यादातर सचिन देव बर्मन के गाने हुआ करते थे। अच्छा। या फिर कविवर प्रदीप के गाने हुआ करते थे, या फिर कभी बहुत मुकेश के गाने हों या किशोर दा के गाने हों, या इस तरह के कुछ गाने हुआ करते थे जो कि सार्वकालिक थे, हर समय उनको आप सुन सकते थे। तो अब जैसे एक लंबा दौर हो गया सेवानिवृत्ति का, एक समय होता है जब युवा अवस्था में व्यक्ति जो है अपने परिवार के साथ हैं। अच्छा, बच्चे भी आपके साथ? बेटा बहू है, हमारे 2 ग्रैंडसन्स हैं, वो हैं। अच्छा, सब अभी हम बेटी के पास भी गए थे अपने इंग्लैंड। तो हमारे 2 नाती भी हैं, मेरा दामाद है, मेरी बेटी है, माँ की दया ईश्वर की कृपा है। वो रहते हैं नॉटिंघम में। मैं 6 महीने उनके पास गया था रहने के लिए। तो जैसे चूँकि आपकी पत्नी हैं यहाँ, तो मैडम मैं आपसे ही जो है जानना चाहूँगा कि जो है जैसे दुबे जी रेडियो के कार्यक्रम में व्यस्त हुआ करते थे, तो जैसे ये तो कह रहे हैं कि हम परिवार को पूरा खूब समय दिया करते थे, क्या आपका क्या कहना है, किस तरह से सामंजस्य ये बिठाते थे जो है? मैंने इनको छोड़ दिया था। मैं कही आप आकाशवाणी को, भाई जिसमें आपकी खुशी है उसी में मेरी खुशी है। तो मुझे लगता है कि मैं मॉरल सपोर्ट देती थी इनको पीछे से। और फिर मेरा जीवन ये बच्चों को पालना, छोटे बच्चे थे। नहीं, ये बहुत बड़ा एक दायित्व है ना ये। जी, जॉइंट फैमिली थी मेरी। तो ऐसे करके फिर इस तरह से सामंजस्य जो है आप बिठा, मतलब आप कभी इनके ऊपर बोझ नहीं जो है नहीं, बनी आपने? बिल्कुल ना भगवान। तो जो कहा गया है कि हर सफल आदमी के पीछे जो है एक महिला का हाथ होता है, तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन में बिल्कुल एकदम सार्थक दिखता है ये जो है। दुबे जी जैसे तो बड़ा अच्छा है, कम से कम ये अवसर हमें मिला है कि जो है आप सपत्नी। बिल्कुल, हम तो बिल्कुल सौभाग्यशाली हैं। और क्या, अपने माता पिता की ऋणी हैं कि उन्होंने मुझे ऐसे पत्नी दी। अच्छी, मतलब एक अच्छी सहधर्मिणी मिली आपको। और आपके जीवन में जो है इन्होंने जो है आपका एक सहचर बन करके जो है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर यही कहते हैं, मुझे अपने जीवन में सबका स्नेह मिला, भाइयों का, बहनों का, अपने बहनोइयों का, पूरे परिवार का। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, 8 भाई बहन, उनके भी नाती पोते सब, मतलब इस तरह के हम लोग का लगभग 60-70 लोगों का परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। दुबे जी बिल्कुल एकदम हमारा आखिरी कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा है ये जो है, लेकिन फिर भी एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे जब आप आकाशवाणी में जब आप अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया करते थे, तो हमने तो आपकी जो गंभीरता है, आपकी आवाज़ की गंभीरता हमने सीखा, लेकिन क्या सिर्फ आप एक गंभीरता के साथ ही आप बोला करते थे? नहीं उमेश जी, या और भी तरीके थे आपके बोलने के? जरा उमेश जी, आपने शायद महसूस किया होगा, हमारे लिसनर्स जानते हैं इस बात को, कि जब हम जैसा जो कार्यक्रम हो वैसा ही अपने आप को बनाते थे, वैसा ही मूड बना हुआ। बच्चों के संग हम बच्चे बनते थे। होली में मस्ती का मूड वक्त तो मस्ती करते थे हम। अच्छा। किसी की अगर बहुत गंभीर कार्यक्रम है तो उसमें हम गंभीरता का वो करते थे। जैसा कार्यक्रम हो वैसा ही हम मूड बना करते थे, वैसे हमारी बोली हुआ करती थी, वैसे हमारी शैली हुआ करती थी। अच्छा, तो अच्छा। आप तभी लिसनर के साथ अपनी आत्मीयता बना पाएंगे, दोस्ती बना पाएंगे, उनके परिवार के सदस्य हो पाएंगे, जबकि आप वैसे ही उनके संग एक सामंजस्य बैठा सकें, एक दोस्ती बैठा सकें। और लिसनर उमेश जी तब तक आपको अपना नहीं मानेगा जब तक आप उसको अपनेपन का एहसास नहीं दिलाएंगे। बिल्कुल। तो हमने लिसनर्स को, श्रोताओं को अपनेपन का एहसास दिलाया, उनको ये बताया कि हम उनके परिवार के एक सदस्य हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों। मुझसे कई लोग लिसनर्स पूछा करते थे, अपनी समस्याओं के बारे में बात करते थे, पारिवारिक समस्याओं के बारे में, और उनको हम बताया करते थे। उमेश जी आपकी भी चिट्ठियाँ कई बार आई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपने महसूस किया होगा कि हम लिसनर्स को सुझाव दिया करते थे कि आप ऐसा करें,
आपको अच्छा होगा। हमें तो आपकी आवाज़ की नकल करनी थी, और मैं जो है आपकी आवाज़ जो बोलने का जो तरीका था वो आपसे मैंने सीखा। और उमेश जी आपका बड़प्पन है, और मैं आभारी हूँ आपका कि मेरे सेवानिवृत्ति के इतने दिनों के बाद भी आपके स्मृतियों में मैं जीवित हूँ। ये हमारे लिए बड़ी बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी कमाई है। हमारे बड़ी हृदय उपलब्धि है। में और बहुत सारे लोगों के हृदय में आप जो है जिंदा रहेंगे, और निरंतर आप प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। ये हमारे सबको जो माता है। पिता का, हमारे बड़ों का आशीर्वाद है, छोटों का स्नेह है। चलते चलते मैं एक सवाल और कर दूं कि जो युवा जी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, अपनी आवाज़ का जादू बिखेरना चाहते हैं, और वो आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़ करके वो भी एक बेहतर एंकर बनना चाहते हैं, तो उनको क्या संदेश देंगे आप, जो है क्या कहेंगे आप? असल में सबसे बड़ी बात यह है उमेश जी कि अभी भी कई ऐसे अनाउंसर्स हैं जो मैं सुनता हूँ प्रोग्राम, तो मुझे अच्छा लगता है उनके बोलने का अंदाज़, वो मेहनत करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि इसमें आपको अध्ययन करना पड़ेगा, आपको जिस विषय पर बोलना है, जिस विषय पर बात करनी है, जो कार्यक्रम करना है, आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको आपकी रुचि होनी चाहिए। जो हमारे नए लोग आ रहे हैं इसमें, उसमें बहुत से अच्छे लोग हैं, तो आप बहुत जल्दी बहुत कुछ नहीं ले लेंगे, आपको इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए डिवोशन चाहिए, आपको उसके लिए लिसनर्स का मूड चाहिए, एक भाषा शैली चाहिए, आपको बोलने का अंदाज चाहिए, और सीखने की प्रवृत्ति चाहिए। सबसे खास बात यह है, मैं अभी सीखता हूँ, मैं अभी, आप ताज्जुब करेंगे कि मैं अभी भी सीखता हूँ लोगों से, और जो मुझे मिलता है वो मैं इसको लेता हूँ। मैंने बहुत कुछ उमेश जी आपसे भी सीखा है। अरे मैं सबसे सीखता हूँ, मैं बच्चों से सीखता हूँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर बातचीत रही हमारी दुबे जी। सौपत्नी को मैं अवसर मिल गया बातचीत करने का। दर्शकों, आपने देखा कि आवाज़ के जादूगर हमारे खुद प्रेरणा स्रोत सर्वेश दुबे जी, उनकी धर्मपत्नी। आपने अचानक हमारी धर्मपत्नी को बुला लिया। अरे ठीक है, जनरली सामान्यतः कैमरे के सामने जाने के पहले लोग मेकअप किया करते हैं और सब कुछ हमने करते बिल्कुल हैं। नेचुरल जो है तो वे आप अभी ये चाय लेकर आई, पानी लेकर आई थी, और आपने तुरंत कहा कि आप बैठ जाइए। कोई तो बात ये तुरंत नहीं है। बैठ गई यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा होगा। मैं इनका भी बड़पन मान रहा हूँ कि आकर बैठ गई यहाँ बिल्कुल, पर। हमारे आग्रह को आपने स्वीकार किया है। दर्शकों, निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा, क्योंकि अपनी आवाज़ से आपको और तमाम सारे दर्शकों को जो सुकून देते थे, जो खुशी प्रदान करते थे सर्वेश दुबे, निश्चित रूप से आज हमारे माध्यम से अपनी उसी आवाज़ से आपको सुकून देंगे। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगेगा। उमेश जी, बस मैं एक चीज़ अपने दर्शकों से कहूँगा कि देश आपको क्या दे रहा है ये मत सोचिए कभी भी, हम देश को क्या दे रहे हैं ये हमेशा सोचिए, और आपके किसी भी कृत्यों से, किसी भी आप किसी को दुख देने के कारण न बने। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमेशा याद रखें। आप दूसरों के संग वही व्यवहार करें जो आपको अपने लिए पसंद हो। हमारा ग्रैंडसन ये बात कर रहा था मुझसे कल कि दादू ये बताइए कि जो लोग सड़कों पर गलियों में कूड़ा फेंक देते हैं अपने घर से निकाल कर, वो क्या अच्छा करते हैं? उन लोग को सजा नहीं मिलती, पनिशमेंट? हमने कहा बेटा है, उनके लिए पनिशमेंट है, लेकिन कुछ सिविल सिकनेस होती है, एक सिविल कॉन्शियस होता है, एक नागरिकता का एक दायित्व होता है कि वो अपने उस दायित्व को जाने, पहचाने। बिल्कुल, हर नागरिक का दायित्व क्या है समाज के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अपने कर्तव्यों के प्रति व्यक्ति को सचेत रहना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ राइट की ही बात नहीं होनी चाहिए, अधिकार की बात नहीं, हमें अपने ड्यूटी की भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बातचीत का जो सिलसिला था ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरा भी मन नहीं भरा है, लेकिन परिधि है, हर चीज एक समय सीमा में ही अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने कार्यक्रम को खत्म करूंगा। उमेश जी आकाशवाणी में रहा हूँ, मेरा तो हर चीज का जो होता था ड्यूरेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया, मेरी बड़ी इच्छा थी आपसे बातचीत करने की, और ये बातचीत जो है लोगों तक पहुंचाने की, तो आपने ये अवसर दिया मुझे, आपने स्वीकार किया, अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत नहीं उमेश जी, ये अवसर आपने मुझे दिया, और ये है कि मुझे ये इच्छा मेरी है कि मैं और ज़्यादा बहुत कुछ बोलने के लिए मेरे अंदर है। तो कभी अवसर मिला दर्शकों और श्रोताओं तो फिर आपसे बात करेंगे, और बहुत अवसर मिलेंगे अभी बात करने के लिए। हो सकता है उमेश जी के अवसर दे दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। इसकी दूसरी कड़ी भी आए आपके लिए। आएगी बिल्कुल आएगी। किसी और विषय पर आए, विषय पर बात होगी। अभी तो ये प्रोफाइल इंटरव्यू था, ये तो जीवन वृत्त था, इसमें तो आपकी कहानी थी।
अब जो है हम किसी विषय पर बात करेंगे और जरूर करेंगे बिल्कुल बातचीत। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार।